स्टैंडर्ड इंग्लिश। आज आप लोग इस क्लास के माध्यम से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव का पहला रूल देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके अंतर्गत पढ़ने चल रहे हैं इंट्रोगेटिव का पहला रूल। इंट्रोगेटिव का रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे सेंटेंस की शुरुआत अगर क्या से होती है, यानी डिड से अगर हम सेंटेंस की शुरुआत करना चाहें तो इसका क्या रूल होता है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का पहला रूल क्या से? सबसे पहले हम रूल लिख लेते हैं। रूल रूल में डिड का प्रयोग पहले होगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट को लेकर चलेंगे, बचे हुए अन्य शब्दों को लेकर चलेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, अदर वर्ड कहा जाएगा। हिंदी आपको पता है, अभी बताएंगे भी इसका एग्जाम्पल देते समय। इसमें देखिए सेंटेंस में सबसे पहले डिड लाया गया। डिड ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया क्या के लिए, और सब्जेक्ट इसको हिंदी में कर्ता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वर्ब दिया गया, वर्ब को हम क्रिया बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट को पूरक बोलते हैं, बाकी जो शब्द बचा हुआ इसको अदर वर्ड बोलेंगे। ध्यान देंगे, अब एक उदाहरण लेते हैं स्पष्ट हो जाएगी बातें। जैसे हम कहें क्या सुरेश आपको मेरी कलम दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या सुरेश आपको मेरी कलम दिया? अब इसका ट्रांसलेशन हमको करना है, ध्यान देंगे, ट्रांसलेशन पर विचार करेंगे। क्या सुरेश आपको मेरी कलम दिया, क्या क्या हो गया? ये इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है, इंट्रोगेटिव वर्ड। अब इसके बाद सुरेश देखा जाए तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया सुरेश। फिर आते हैं वर्ब पर, जैसे पहले भी बताया गया, ये वर्ब हो गया, इसी को हम लेक्सिकल वर्ब भी कहेंगे, लेक्सिकल। अब दिया, इसमें दो प्रश्न कर लीजिए, ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा, क्या दिया, दूसरा किसे दिया। ऑब्जेक्ट इसी से हम पता करते हैं ना, क्या और किसे लगाकर। क्या दिया, किसे दिया। क्या दिया, आंसर मिला मेरी कलम, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। किसे दिया, आपको दिया, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, हो गया। ध्यान देंगे, जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए? सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट पता करते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट पता करते हैं। इतनी बातें हम पता कर लेते हैं, जो बचता है लास्ट में। इसी सीरीज में एक एक शब्द की पहचान करते हैं, एक एक शब्द को हम लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हमको इस सेंटेंस में क्या पता करना है? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है? जो किसी कार्य को अंजाम देता है, जो किसी कार्य को करता है, या जिसके बारे में पूरे वाक्य में चर्चा होती है। तो किसके बारे में वाक्य में चर्चा हो रही है? अब ये प्रश्न उठता है। चर्चा हो रही है सुरेश के बारे में, सुरेश सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। अब सबसे पहले ये पता चल गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब पता कर लेते हैं, कर्ता के द्वारा जो कुछ किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ किया जाए उसी को हम वर्ब बोलेंगे। अब सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है? यहाँ देने का काम हो रहा है। ये सेंटेंस का दिया जो दिया गया है, ये सेंटेंस का वर्ब हो गया। अब ये सेंटेंस का वर्ब हुआ क्योंकि कर्ता के द्वारा जो कुछ किया जाता वही वर्ब है, तो कर्ता के द्वारा देने का काम हो रहा है, वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट पता करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट पता करने का सबसे सुलभ मार्ग है, सबसे सहज मार्ग है कि जो भी सेंटेंस में क्रिया दी गई होती है, जिसको हम मुख्य क्रिया बोलते हैं, उस क्रिया में दो प्रश्न करेंगे, पहला क्या लगाकर, दूसरा किसे लगाकर।
इस दोनों प्रश्नों से जो उत्तर प्राप्त होता है वही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। इसको अगर ग्रामर की भाषा में कन्वर्ट किया जाए, ग्रामर की भाषा में कहा जाए तो वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़ता वही ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब का प्रभाव जानने के लिए हम दो प्रश्न करेंगे, क्या और किसे लगाकर, इससे जो भी आंसर प्राप्त हो वही वर्ब होगा। तो इसमें दो प्रश्न किया गया, क्या दिया, आंसर मिला मेरी कलम, किसे दिया, आपको दिया, दो दो ऑब्जेक्ट है इसमें। अब आइए एक एक शब्दों को आइडेंटिफाई कर लिए, एक एक शब्दों को पहचान लिए, अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसको सिस्टम से रखेंगे ग्रामर के नियमानुसार। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमको डिड का प्रयोग करना है। क्या के लिए, तो डिड हमने लगा दिया, डिड हो गया, ठीक है, डिड, DID। सबसे पहले डिड लिख दिया, DID, डिड। अब इसके बाद देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, सुरेश, सुरेश की इंग्लिश लिख लेते हैं SURESH, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कभी कभी प्रोनाउन दिया होता है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, देना की इंग्लिश गिव होता है। जब डिड आ जाएगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगाया जाता, ध्यान रखेंगे, हमेशा फर्स्ट फॉर्म चलेगा। तब डिड सुरेश गिव हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट दो दो दिया गया है, देखिए एक तो आपको, एक मेरी कलम। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जब डबल ऑब्जेक्ट होता है तो लिविंग को पहले रख देते हैं, नॉन लिविंग को बाद में। आपको की इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू। जब वर्ब के बाद यू आता है तो ये आपको या तुमको का अर्थ देता है। वर्ब के पहले आ जाए तो यू मतलब आप या तुम का अर्थ देता है और सब्जेक्ट कहा जाता है, पहले भी हम बता चुके हैं। इसके बाद मेरी कलम की इंग्लिश क्या होगी, माई पेन। मेरी कलम हो गया। अब और कुछ बचा, अगर मान लीजिए अन्य शब्द दिया गया होता, जैसे कल या उस दिन, इस तरीके से कुछ अलग भी कुछ वर्ड्स दिए गए होते तो ऐसे वर्ड को हम लिख लेते, लेकिन अलग से कोई वर्ड दिया नहीं गया तो ऐसे वर्ड के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब यहीं पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। इसी तरह से अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बताया गया, कोई प्लूरल, जैसे कहा जाए क्या लड़के कल क्रिकेट खेले, तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो डिड द बॉयज डिड द बॉयज प्ले क्रिकेट स्टरडे, स्टरडे मतलब बीता हुआ कल। तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, दोनों कंडीशन में हम डिड का प्रयोग करेंगे। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह डू या डज नहीं लगाया जाता, ये पहला रूल है। एक बात इसी में और समझ लें, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ नेगेटिव वर्ड आ जाए तो हम कहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहें क्या सुरेश आपको मेरी कलम नहीं दिया, मान लीजिए यहीं जोड़ ने नहीं दिया, अब नेगेटिव वर्ड हो गया तो आपको नॉट कहाँ लगाना पड़ेगा, डिड सुरेश नॉट गिव यू, यहीं सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे ट्रांसलेशन करते समय। तो अब क्या हो जाएगा, डिड सुरेश नॉट गिव यू माई पेन, डिड सुरेश नॉट गिव यू माई पेन। ध्यान देंगे एक बात और, यहाँ जब ऑब्जेक्ट दो दिया गया होता है तो उस कंडीशन में पहले हम लिविंग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इसके बाद नॉन लिविंग को रखते हैं। इस क्रम को अगर हम चेंज करना चाहें तो बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, ध्यान देंगे, अब हम उसको चेंज करके आपको बता रहे हैं। डिड सुरेश SURESH, डिड सुरेश नॉट गिव माई पेन। अब देखिए नॉन लिविंग को यानी निर्जीव वाले को पहले रख दिए, सजीव को बाद में रख रहे हैं। जब निर्जीव ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया जाए, सजीव को बाद में रखते हैं, तो यहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं, टू यू कर देंगे, यानी लिविंग से पहले तब ये अनिवार्य है कि टू लगाएंगे। अगर लिविंग से पहले टू नहीं लगाएंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये स्पॉटिंग एरर आ जाएगी। ये क्लोज पैसेज में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, CGL के एग्जाम में या IAS मेंस में इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ध्यान देंगे। टू का प्रयोग जब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑब्जेक्ट आएगा तो उस कंडीशन में टू लगाना मस्ट होगा, जब लिविंग ऑब्जेक्ट बॉर्डर पर जाएगा, किनारे जाएगा। अगर पहले रहता है तो टू लगाने की जरूरत नहीं, जैसा कि पहले एग्जाम्पल में दिया गया। अब ये भी सही है और ये भी सही, दोनों तरह से आप रख सकते हैं। यही टू ना लगाएं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव का पहला रूल क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अगले रूल को अगली वीडियो में देखते हैं।